आज हम भारतीय संविधान के बिल्कुल दिल में झांकने वाले हैं, उसकी आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने है लूसेंट सामान्य ज्ञान, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत ही जानी मानी किताब है। और आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसे हम आमतौर पर प्रस्तावना या प्रियम्बल कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अगर आपको पूरे संविधान का सार सिर्फ एक पेज में समझना हो तो वो प्रस्तावना ही है। ये संविधान का पहचान पत्र एक तरह से। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन सिर्फ ये रटना नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, हम इसका पूरा सफर देखेंगे। मतलब ये विचार आया कहाँ से, फिर कैसे एक समय पर इसे संविधान का हिस्सा तक नहीं माना जाता था, और फिर कैसे एक ऐतिहासिक अदालती लड़ाई ने इसे संविधान की आत्मा का दर्जा दिलाया। ये अपने आप में एक कहानी है। और उस कहानी की शुरुआत होती है इसकी पहली लाइन से, जो शायद सबसे ताकतवर है। हम भारत के लोग। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये एक ऐलान है कि इस संविधान को बनाने और इसे शक्ति देने वाले कोई राजा, कोई बाहरी ताकत या कोई संसद नहीं, बल्कि सीधे भारत के लोग हैं। सारी शक्ति का स्रोत हम ही हैं। सही कहा। ये वी द पीपल वाली जो भावना है वो ये बताती है कि सत्ता का असली मालिक कौन है, और यहीं से पूरे संविधान का टोन सेट होता है। लेकिन ये प्रस्तावना बनी कैसे? इसका आइडिया कहाँ से आया? इसकी नींव रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने संविधान सभा में एक उद्देश्य संकल्प पेश किया था। उसमें यह बताया गया था कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। वही संकल्प आगे चलकर हमारी प्रस्तावना का आधार बना। हाँ, लेकिन जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो है इसकी वैश्विक प्रेरणा। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक तरह से दुनिया भर के सबसे अच्छे विचारों का मंथन किया था। जैसे प्रस्तावना रखने का जो आइडिया है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया। वो दुनिया का पहला संविधान था जिसमें प्रस्तावना थी। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट वहां से आया, लेकिन इसकी भाषा तो काफी काव्यात्मक और अलग है। बिल्कुल। इसकी जो भाषा है उसका स्टाइल ऑस्ट्रेलिया के संविधान से काफी मिलता जुलता है। तो देखिए, आइडिया अमेरिका से, भाषा का अंदाज ऑस्ट्रेलिया से, और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सही कह रही हैं। जैसे लिखित संविधान की पूरी अवधारणा ही फ्रांस की देन है। और प्रस्तावना में जो 3 जादुई शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तो सीधे सीधे फ्रांसीसी क्रांति के नारे से लिए गए हैं। तो ये सिर्फ नकल नहीं थी, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन लोकतांत्रिक मूल्यों को भारतीय मिट्टी के हिसाब से ढालने की कोशिश थी। एकदम सही। ये एक तरह का वैश्विक बेस्ट प्रैक्टिसेस का निचोड़ था। अब जब ये तय हो गया कि प्रस्तावना होगी और वो दिखेगी कैसी, तो अगला सवाल था कि वो भारत के लोगों से वादा क्या करेगी। और ये वो हिस्सा है जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी, में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। प्रस्तावना नागरिकों को कुछ ठोस वचन देती है। इसमें 3 तरह के न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की समानता की बात कही गई है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे पहले है न्याय। 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और यहां पर इनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान निर्माता बहुत स्पष्ट थे कि सिर्फ वोट देने का अधिकार, यानी राजनीतिक न्याय, तब तक अधूरा है जब तक समाज में भेदभाव हो और आर्थिक असमानता हो। मतलब एक भूखे और शोषित व्यक्ति के लिए वोट का अधिकार शायद उतना मायने नहीं रखता, इसीलिए सामाजिक और आर्थिक न्याय को पहले रखा गया। बिल्कुल। सामाजिक न्याय यानी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। आर्थिक न्याय यानी देश की संपत्ति कुछ ही हाथों में न सिमट जाए और सबको आगे बढ़ने के मौके मिले। और फिर आता है राजनीतिक न्याय, यानी हर वयस्क नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़ने का हक। न्याय के बाद आती है स्वतंत्रता। ये 5 तरह की हैं: विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। यानी आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, किस पर यकीन करते हैं और किसकी पूजा करते हैं, ये आपकी आज़ादी है। और आखिर में है समानता। 2 तरह की,
प्रतिष्ठा मतलब स्टेटस और अवसर यानी अपॉर्चुनिटी की। मतलब कानून की नजर में हर कोई बराबर है और सबको तरक्की करने के बराबर मौके मिलने चाहिए। ये तीनों न्याय, स्वतंत्रता और समानता हमारे लोकतंत्र के वो 3 पाए हैं जिन पर पूरी इमारत टिकी है। ये तो बहुत अच्छे आदर्श हैं, लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए सरकार इनमें से कोई वादा पूरा नहीं कर पाती, तो क्या कोई नागरिक प्रस्तावना का हवाला देकर अदालत जा सकता है? क्या ये लीगली इन्फोर्सेबल है? यही वो सवाल था जिसने दशकों तक भारत के सबसे बड़े कानूनी दिमागों को उलझाए रखा, और इसी सवाल के जवाब ने प्रस्तावना की पूरी कहानी बदल दी। शुरुआत में अदालतों का रुख बहुत अलग था। 1957 में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि प्रस्तावना को अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता। अच्छा, तो इसे एक तरह से डायरेक्टर्स विजन की तरह माना गया। मतलब ये बताता है कि संविधान निर्माता क्या चाहते थे, लेकिन आप सिर्फ इसके आधार पर केस नहीं कर सकते। क्या बढ़िया एनालॉजी दी है। बिल्कुल यही मतलब था। ये एक मार्गदर्शक है, कानूनी हुक्म नहीं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 3 साल बाद 1960 में बेरुबारी यूनियनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी बड़ी बात कह दी। इससे भी बड़ी? वो क्या थी? कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर वो संविधान का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर तो इसकी अहमियत बहुत ही कम हो गई। ये तो बस किताब की कवर जैसा हो गया। हाँ, उस समय ऐसा ही लगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि अगर संविधान के किसी हिस्से की भाषा साफ न हो या उसके 2 मतलब निकल रहे हों, तो उसे समझने के लिए प्रस्तावना की मदद ली जा सकती है। तो इसे व्याख्या की कुंजी तो माना, पर घर का हिस्सा नहीं माना, और कई सालों तक यही स्थिति बनी रही। तो फिर ये मामला हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं हो गया? ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इस पर दोबारा इतनी बड़ी बहस हुई, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सरकारें संविधान में बड़े बड़े संशोधन कर रही थीं, और एक सवाल उठ रहा था कि क्या संसद की संशोधन करने की शक्ति असीमित है? क्या वो संविधान का कोई भी हिस्सा बदल सकती है? और इसी बहस के केंद्र में आया 1973 का ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा माना जाता है। ये नाम तो हर लॉ स्टूडेंट और यूपीएससी एस्पिरेंट की जुबान पर होता है। इसमें क्या हुआ? इसमें 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी, और उन्होंने अपने ही 13 साल पुराने वो बेरुबारी वाले फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। वाह! तो जो चीज पहले घर का हिस्सा भी नहीं मानी जा रही थी, उसे अब घर का एक जरूरी कमरा मान लिया गया। बिल्कुल। और इसका सीधा मतलब ये था कि अगर वो संविधान का हिस्सा है, तो संसद अनुच्छेद 368 के तहत उसमें संशोधन भी कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे वो बाकी संविधान में कर सकती है। लेकिन यहीं पर केशवानंद भारती केस से एक और बहुत बड़ा सिद्धांत निकल कर आया, जिसने भारतीय लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। मूल ढांचे का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये क्या था? ये एक क्रांतिकारी विचार था। कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन ये शक्ति असीमित नहीं है। संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती या नष्ट नहीं कर सकती। ये मूल ढांचा क्या है? इसे कैसे परिभाषित किया गया? देखिए, कोर्ट ने इसकी कोई पक्की लिस्ट नहीं दी, लेकिन ये कहा कि कुछ चीजें हैं जो संविधान की नींव हैं, जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा। आप घर की दीवारों का रंग बदल सकते हैं, खिड़कियां दरवाजे बदल सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव को नहीं तोड़ सकते। संसद कोई ऐसा नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान की आत्मा ही मर जाए। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। एकदम सही। केशवानंद भारती के फैसले के ठीक 3 साल बाद, इमरजेंसी के दौरान, इसी संशोधन के जरिए प्रस्तावना में अब तक का एकमात्र संशोधन हुआ, और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता। ये तीनों शब्द ओरिजिनल प्रस्तावना में नहीं थे। ये एक ऐसा फैक्ट है जो लगभग हर छोटे बड़े सरकारी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये शब्द कब और किस संशोधन से जोड़े गए। ये दिखाता है कि प्रस्तावना कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज का हिस्सा है। निश्चित रूप से। चलिए अब कुछ और मजेदार और महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। जैसे ये तो हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पर एक और खास बात है कि ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि हमारे संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया न तो ब्रिटेन की तरह बहुत आसान है कि जब चाहे बदल दो, और न ही अमेरिका की तरह इतनी मुश्किल कि बदलना लगभग नामुमकिन हो। कुछ चीजें आसानी से बदल जाती हैं, लेकिन संविधान के संघीय ढांचे से जुड़ी चीजों को बदलने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। यह संतुलन इसकी बहुत बड़ी खूबी है। एक और बड़ी बात जो कही जाती है वो ये है कि हमारे संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत गहरा असर है। ये बिल्कुल सच है। 1935 का एक्ट ब्रिटिश सरकार का बनाया हुआ एक बहुत ही डिटेल दस्तावेज था। हमारे संविधान निर्माताओं ने उसकी बहुत सी प्रशासनिक चीजों को लगभग वैसा का वैसा ही अपना लिया। इसका एक बड़ा कारण यह था कि भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने का आदी हो चुका था। तो नया देश बनाने के लिए एक बिल्कुल नया सिस्टम बनाने की जगह पुराने मजबूत ढांचे पर ही एक लोकतांत्रिक इमारत खड़ी की गई। और अब वो फैक्ट जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है, हम हमेशा से भारत को एक संघीय देश या फेडरल कंट्री कहते और पढ़ते आए हैं, लेकिन ये संघीय या फेडरल शब्द हमारे संविधान में कहीं भी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। हाँ, ये एक ऐसा फैक्ट है जो बहुतों को हैरान कर देता है, और ये जानबूझकर किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहां फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया। और इन दो शब्दों में इतना बड़ा क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। यूनियन शब्द इस्तेमाल करने के दो गहरे मतलब हैं। पहला कि भारतीय संघ अमेरिकी संघ की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते या कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा नहीं है, और दूसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ अविनाशी है, राज्य टूट सकते हैं, नए बन सकते हैं, पर देश एक रहेगा। इसीलिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये साफ है कि प्रस्तावना सिर्फ संविधान का एक खूबसूरत सा कवर पेज नहीं है। ये तो उसका पूरा दर्शन, उसकी आत्मा और हमारे राष्ट्र के लक्ष्यों का एक निचोड़ है। हमने इसकी प्रेरणा से लेकर इसके एक कानूनी दस्तावेज बनने तक के उतार चढ़ाव भरे सफर को देखा। सही मायनों में ये एक कंपास की तरह है। ये हमें याद दिलाती है कि एक राष्ट्र के तौर पर हमें किस दिशा में जाना है। ये वो पैमाना है जिस पर देश की हर सरकार, हर कानून और हर नागरिक के काम को परखा जाना चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तब से लेकर आज तक इन 70-75 सालों में प्रस्तावना में लिखे आर्थिक न्याय और अवसर की समानता जैसे महान आदर्शों को हम जमीनी हकीकत में कितना उतार पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है। स्रोत और किताबें हमें लक्ष्य तो बता देती हैं, लेकिन उन लक्ष्यों तक पहुंचने का सफर तो हमें ही तय करना होता है। और प्रस्तावना उस सफर में हमारे लिए एक गाइडिंग स्टार की तरह हमेशा मौजूद है।